हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के कोर्स का नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था सर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सम के साथ में, यानी कि एक्सरसाइज के साथ में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। अकाउंटिंग का एक प्रोसेस था जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद इनकी लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद में इसके लेजर्स को क्लोज किए जाते हैं। जो भी बैलेंसेस होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट किया जाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के साथ में, यानी कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर की जाती है। चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम, एमकॉम या सीए, सीएस या सीएम या 11, 12, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो तो अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे कॉमर्स की जो जान होती है वो होती है अकाउंट्स। और हम अकाउंट्स के अंदर आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे लास्ट में होता है। यानी कि अकाउंटिंग तो बहुत बाकी है हमारे, लेकिन अल्टीमेटली एक मेन जो चैप्टर्स होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट प्रिपरेशन, यानी कि बैलेंस शीट्स बनाना। और बैलेंस शीट जब हमारी बन जाती है, लास्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज जब इक्वल आ जाता है, यानी कि बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब होता है कि आप सब कुछ सही सही आपने कर लिया है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी चैनल पर अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं सर बैलेंस शीट्स और ट्रेडिंग पीरियड। आपके सामने ये कैश अकाउंट्स दे रखा है, यानी कि कैश अकाउंट्स क्या, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। ट्रायल बैलेंस से आपको क्या करना है सर, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। हमारी ये बैलेंस शीट्स है, बैलेंस शीट एट द ईयर 2021-22, और इस साइड में हमने लिखा हुआ है सर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर 21-22। अब सर ध्यान से समझना, बैलेंस शीट्स के अंदर हमने यहां पर लिखा एट द ईयर, और ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हम लिखते हैं फॉर द ईयर। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। बैलेंस शीट्स के अंदर जो भी लेजर्स होते हैं ना, वो लेजर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। दैट मीन्स कि सर जिस दिन हम बैलेंस शीट्स बना रहे हैं उस दिन के वो बैलेंसेस हैं, यानी कि वो बैलेंसेस एक दिन के होते हैं। तो आपकी ये जो बैलेंस शीट होती है ये एक दिन की बैलेंस शीट होती है। जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन की बैलेंस शीट, बाद में एक ट्रांजैक्शन कर रहा है आपकी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। लेकिन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरे साल के होते हैं। जैसे आप परचेस करते हैं 1 तारीख से लेके 31 मार्च के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन है उस सब ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे आता है। और पीएनएल का, यानी कि बैलेंस शीट्स के अंदर डिफरेंसेस अमाउंट आपका वहां पर आता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है कि बैलेंस शीट्स हम एट द ईयर लिखते हैं, यानी कि एक दिन की बैलेंस शीट्स होती है, और ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पूरे साल का लिखते हैं, इसलिए हम उसको लिखते हैं फॉर द ईयर। चलिए सर अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड। सबसे पहले ये जो लेजर्स है उन लेजर्स को ट्रेडिंग में ले जाना है, बैलेंस शीट में ले जाना है या पीएनएल में ले जाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे ये हम देखने वाले हैं। चल सबसे पहले आपको से लिखा हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि आपके पास में, आपकी बुक्स में कितना कैश पड़ा हुआ है। अब ये जो कैश है ये क्या नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है, तो आंसर इज यस। तो ये है बैलेंस शीट का पार्ट। जब हम लेजर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब हम किसी भी लेजर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसे बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है। तो ये हमारा एसेट्स है, यानी कि सर इस साइड में हम यहां पर ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के इस साइड में हम एसेट्स लिखेंगे। यहां पर ये हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का पार्ट है जो हमने प्रीवियस में देखा था। यहां पे लिखेंगे आप अमाउंट, ये है सर एसेट्स, और यहां लिखेंगे आप अमाउंट। सबसे पहला लेजर से आपके पास में सिर्फ कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड आपकी एक एसेट्स है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे सर एसेट्स, कैश इन हैंड। अब इसे नीचे क्यों लिखते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। कितना अमाउंट है सर, 14,000। तो आपको एज इट इज ये अमाउंट अभी ट्रांसफर करना है। एडजस्टमेंट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि एडजस्टमेंट के साथ में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो अभी हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट के साथ में सीखेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से लिखा हुआ कैश एंड बैंक, यानी कि आपके बैंक के अंदर जो भी अकाउंट है आपके, उसमें कितना बैलेंसेस है, वो आपका 26,000 है। तो ये भी हम यहां पर लिखेंगे, यानी कि ये बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट्स का जो बैलेंसेस है ये है 26,000। ओके। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या है? सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन है जिस पर्सन से हम पैसे मांग रहे हैं, हमने गुड्स सेल्स किया, उनको हम पैसे मांग रहे हैं। अब ये अगर हम उनसे 50,000 रुपये अगर इस मंथ मांगे कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि जब हम नेक्स्ट ईयर नया साल चालू स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल को, तब भी हम उनसे मांगते रहेंगे। मतलब समझ में आ रही है आपको? क्या सर, अगर हम किसी पर्सन, जिस पर्सन को हमने गुड सेल्स किया उनसे हम 31 मार्च को फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज अभी भी मांग रहे हैं, तो 1 तारीख जाके न्यू ईयर हमारा जब स्टार्ट होता है फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को, उस दिन भी हम 50,000 रुपए उनसे मांग के रखेंगे, मतलब मांगते रहेंगे, और वो बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस के साथ में फिर उसके आगे ट्रांजेक्शन। तो यानी कि ये जो बैलेंसेस होते हैं ये भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जब कैरी फॉरवर्ड होते हैं इसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स आपके यहां पे आएंगे डेटर्स कैश यानी कि बैंक अकाउंट्स के नीचे। क्लियर? चलो तो यहां पर हम लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ऑलवेज एसेट साइड्स में आएंगे। अमाउंट क्या है सर? 8,60,000। 8,60,000 आराम से सर, क्योंकि इतनी को जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर, फॉर एग्जांपल ये 2021 की बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 20 को, यानी कि सॉरी 1920 की बात कर रहे हैं ये। तो 1920 1 अप्रैल 2019 को जब उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को जब उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस समय इनके पास में स्टॉक था 6,20,000 रुपीज। तो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जिसको हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट्स के अंदर ले जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अब बात करते हैं सर ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक आपका यहां पर आएगा, हम इधर साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है सर? तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपको यहां पर दिख जाएगा 6,20,000। तो वो आपको कहां पे लिखना है? ओपनिंग स्टॉक जब भी होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 6,20,000 रुपीज। क्लियर है? ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बात करते हैं सर फर्नीचर एंड पिक्चर। फर्नीचर एंड पिक्चर्स, ये जो फर्नीचर है ये क्या है सर? ये जो फर्नीचर आपने परचेज किए थे ना, ये फर्नीचर आपने आपके ऑफिस यूज के लिए खरीदे थे। जब आप इसको ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो ये आपकी क्या हुई? ये आपकी एसेट्स हुई, और एसेट्स को हम नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आपके सामने जब तक चलती है तब तक आपकी बुक्स के अंदर रहती है। तो जब हम किसी भी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो लेजर कहां ले जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट्स के अंदर यहां पर आएगा सर, ये है हमारा फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की सबसे फर्स्ट में आ रहा है फर्नीचर। तो आप यहां पे अमाउंट लिखेंगे फर्नीचर का। फर्नीचर है 2,40,000। अब इसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले सम के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने वाले। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो उसको इनर कॉलम में लिखना होगा, वो हम आगे वाले लेक्चर में बताने वाले। ठीक है? तो फर्नीचर सर हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस के लिए कोई भी इक्विपमेंट है वो भी आपकी एसेट्स है। दिस इज द पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये आप लिखेंगे यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट। कितना अमाउंट है? 1,60,000। तो ये आप यहां पर लिखेंगे 1,60,000 रुपीज। नेक्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग आल्सो इज ए फिक्स एसेट्स। तो यहां पर हम इसमें लिखेंगे यहां पर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है सर? बिल्डिंग का अमाउंट है 6 लाख रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे 6 लाख में कौन सी बिल्डिंग आती है? ये एक सम है, सम के हिसाब से समझ लीजिए। मोटर कार, दिस इज आल्सो ए यूर एसेट्स। तो आप मोटर कार को भी यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट के डेबिट साइड में। मोटर कार 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब हमने समझ लिया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो, जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो उनको आपको क्या देना होता है? पेमेंट देना होता है। क्या देना होता है? पेमेंट देना होता है। तो कुछ ऐसा पेमेंट जो आपका बाकी था, यानी कि इसको नेक्स्ट ईयर आप पे करने वाले।
31 मार्च को कुछ पेमेंट बाकी था जो आप नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हो, तो नेक्स्ट ईयर आप पे करने वाले हो, तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो जो लेजर्स हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है सर, देना है, देना का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, देना का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आपकी इस साइड में है, तो हम यहां पे लिखेंगे सर सन्ड्री क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, 4,30,000, 4,30,000 रुपीज आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये अमाउंट हमने यहां पे लिख लिया। अब बात करते हैं सर लोन फ्रॉम विश्वनाथ। अब क्या हुआ, हमने विश्वनाथ से लोन लिया हुआ है, हमने लोन लिया। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या होती है सर, लाइबिलिटी होती है, अल्टीमेटली लोन माना जाता है, तो इसको हम यहां पे लिखते हैं लोन। और लोन में भी ये कौन सा है सर, अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर ये आएगा लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। कितना फिगर है सर ये लोन फ्रॉम विश्वनाथ का, 3 लाख रुपीस। तो आपने कितना लोन लिया हुआ है उससे, 3 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है, ये आपके लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि आपको उसको पे करना है। क्या करना है, पे करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविजन कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, ये भी आपकी एक लाइबिलिटीज होती है, इसका प्रोविजन बनाते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे हम लिखेंगे उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हालांकि ये ऊपर आता है प्रोविजन, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना अमाउंट है सर ये, 30,000 रुपीज। तो आप इधर साइड में लिखेंगे 30,000 रुपीज। ओके, अब हम बात करते हैं सर परचेस की। क्या परचेस किया है, ध्यान से समझो। हमने सर गुड्स परचेस किया हुआ है जिसको हमें सेल करना है, जिसको हमें सेल करना है। तो सर इस साल आपने जो भी परचेस किया होगा वो इस साल की कॉस्टिंग होगी, तो नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर न्यू से स्टार्ट होगा। 1 तारीख से हम जो भी परचेस करेंगे वो एकदम न्यू से स्टार्ट होगा। तो जब हम परचेस होता है, परचेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, यानी कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। परचेस से हमको क्या मिलता है, परचेस से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ये हमने देखा था। तो यहां पर लिखेंगे आप परचेस, परचेस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेस आप इस साइड में लिखना है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको परचेस लिखना है। कितना अमाउंट है परचेस का सर, 14 लाख रुपीज। कितना है, 14 लाख रुपीज। अब इसको आपको इनर कॉलम में लिखना है। कहां पे लिखना है सर, इनर कॉलम में लिखना। अब इनर कॉलम में क्यों लिखना है, क्योंकि साथ में हमने देखा था परचेज रिटर्न भी है। क्या है, परचेज रिटर्न। सर हमने फॉर एग्जांपल 14 लाख का परचेज किया था, उसमें से कुछ पार्ट अगर हमने रिटर्न कर दिया तो हमारी कॉस्टिंग कितनी हुई वो आ जाएगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं सर, परचेज रिटर्न का जो फिगर है वो माइनस कर लेते हैं। परचेज रिटर्न कितना है, 26,000। तो आप यहां पर लिखेंगे परचेज रिटर्न। तो कहां पे लिखेंगे सर, इसी के नीचे लिख लेंगे परचेज रिटर्न। हाउ मच अमाउंट, 26,000। तो ये जब 26,000 हम माइनस करेंगे तो क्या फिगर आएगा, माइनस 40 लाख माइनस 26,000 इज इक्वल टू 30,74,000। ओके, तो यहां पर आपका फिगर आ जाएगा सर 13,74,000। ये आपका नेट परचेज आ गया, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर ले जाएंगे। परचेज को कहां ले जाएंगे, ऑलवेज ध्यान रखना आप, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर परचेज को हम वहां पे शिफ्ट करते हैं, वहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में ले जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सर हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया। अब हम बात करते हैं सर सेल्स की। सेल्स क्या, जो भी आपने परचेज किया था उसको आपने सेल्स किया, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स। ये भी किसका पार्ट होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट्स। कितना अमाउंट है, 23 लाख। तो आप यहां पे इधर साइड में लिखेंगे, यानी कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स 23 लाख। अब ये भी इनर कॉलम में लिखना। क्यों इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि इसका भी रिटर्न, तो हमें नेट परचेज आउटर कॉलम में जाना चाहिए। तो आप यहां पर इनर कॉलम में लिखेंगे सर 23 लाख। सेल्स रिटर्न है आपका 42,000, तो ये फिगर आपका यहां से माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, 23,000। यस, सेल्स रिटर्न 42,000। तो हम यहां पे लिखेंगे सर 42,000। तो 42,000 हम माइनस कर देंगे, जो फिगर बचेगा वो हमारी सर नेट सेल्स होगी। तो 23 लाख माइनस 26,000 इज इक्वल टू 22,74,000।
ज्यादा कुछ गड़बड़ होगी। 23 लाख माइनस 42,000, 22,58,000, फिगर यही सही है। 22,58,000 आपका सेल्स, ठीक है। नेट सेल्स आ गया, सेल्स था, सेल्स में से हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, तो जो फिगर बचा वो आपका नेट फिगर बच गया 22,58,000। ओके, चल, तो हमने परचेस का भी इफेक्ट दे दिया, सेल का भी इफेक्ट हमने यहां पर दे दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, चल, सेल्स रिटर्न हमारा हो गया। अब आता है सर सैलरी, क्या आता है, सैलरी। सैलरी कितनी है आपकी, 1,10,000। अब सैलरी का मतलब समझो, सैलरी का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उनको आपने सैलरी पेमेंट किया था, यानी कि ये आपका क्या है सर, ये आपका एक्सपेंसेस, और ऑलवेज एक्सपेंसेस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये कहां पे जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सैलरी। अब कैसे बनेगा ये हम देखते हैं सर, सैलरी। तो सैलरी का अमाउंट कितना है, ये एक्सपेंसेस है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इस साल का इस साल में ही खत्म होगा, इसलिए हम उसको पीएनएल के अंदर ले जाते हैं। 1,10,000 रुपीज, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है। यहां तक हम इसको लिखेंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल और अमाउंट आ जाएगा। यहां पे होता है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आएगा उसको हम यहां पे शिफ्ट करेंगे, अभी देखेंगे आराम से। अभी हमने देख लिया सर सैलरी 1,10,000 रुपीज आपकी सैलरी थी। ओके, रेंट फॉर गोडाउन। अब सर आपने जो गोडाउन था उसका आपने रेंट पे किया, इज आल्सो एक्सपेंसेस, ये भी आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। तो हम लिखेंगे सर रेंट फॉर गोडाउन एक्सपेंसेस के साइड में, रेंट फॉर गोडाउन कितना अमाउंट है, 1,10,000 रुपीज। रेंट फॉर गोडाउन 55,000, तो ये आपका हो गया सर 55,000 रेंट फॉर गोडाउन, जिसको आपको कहां लिखना, एक्सपेंसेस के साइड में लिखना, सिंपल है। चलिए सर, अब क्या है सर नेक्स्ट, रेंट फॉर गोडाउन के बाद में इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम विश्वनाथ। हमने विश्वनाथ से यहां पर आप देख रहे हैं 3 लाख रुपीज का लोन लिया, उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको हम कहां लिखेंगे सर, पीएनएल। तो यहां पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना अमाउंट, 27,000। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने क्या किया सर, 27,000 रुपीज को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है सर रेंट एंड टैक्सेस, इधर आल्सो, ये भी जाएगा सीधा आपके एक्सपेंसेस के अंदर, हम इसको ले चलते हैं। तो रेंट एंड टैक्सेस भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंसेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है सर रेंट एंड टैक्सेस का 21,000। तो सिंपल आप उसको यहाँ पे लिखेंगे सर 21,000। ओके, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। अब ध्यान से समझना सर, ये डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स का मतलब क्या होता है। हम किसी पर्सन से 1,000 रुपए मांग रहे थे, हमने उनको बोला एक काम करो सर, आप मुझे 900 रुपए दे दो, यानी कि 100 रुपए का मैं आपको डिस्काउंट देता था, आप मुझे 900 रुपए दे दो। तो आपको मांग कितने रहे थे, 1,000 रुपीज, अब मिले कितने आपको, 900 रुपीज। तो 100 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से आपको क्या होता है, प्रॉफिट वैसे भी कम होता है एक्सपेंसेस से। तो अल्टीमेटली जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो, यानी कि किसको देते हो, डेटर्स को, जिससे आप पैसे मांग रहे हैं, उनको अगर आप डिस्काउंट देते हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। क्लियर, चलो कितना अमाउंट है, सिंपल आप मान के चलो से डिस्काउंट डेट 24,000 रुपीज, 24,000 रुपीज, ये क्या है सर, आपका डिस्काउंट। क्लियर, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, सिंपल डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स।
अब सर आपको जिसको पे करना, आपको जिसको पे करना था उसने बोल दिया कि मैं इतना कम लूंगा आपसे। कितना कम लूंगा? 60,000। तो जो आप कम दे रहे हो वो आपके लिए प्रॉफिट है, वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। आपको किसी को फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज देने थे, आपने 900 रुपीज ही दिए, 100 रुपए आपके पास में बच गए ना, बच गए, इसका मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यानी कि इनडायरेक्ट इनकम, तो इसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डिस्काउंट रिसीव। तो जब डिस्काउंट रिसीव होता है, और डिस्काउंट रिसीव किससे होता है? क्रेडिटर से ही होता है। तो क्रेडिटर से जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो आपको किस साइड में लिखना है? इनडायरेक्ट इनकम को पीएनएल के क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है ये? 16,000। तो हम यहां पे लिखेंगे सर 16,000 रुपीज। सिंपल ट्रांजेक्शन, इट्स ओके, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। बस आपके जो लेजर्स हैं उसको आपको शिफ्ट करना है। नेक्स्ट है सर फ्रेट ऑन परचेज। अब सर आपने जो कोई भी गुड्स परचेज किया हो ना, उस पर आपने भाड़ा दिया, तो वो क्या है सर? वो भी आपका एक्सपेंस। अब कौन सा एक्सपेंस है सर? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अब इसको हम मानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ले जाओगे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रेट चार्जेस। क्लियर? तो फ्रेट चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जाता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं हम उसको। तो 12,000 रुपीज उसका अमाउंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे 12,000 रुपीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे कौन सा लेजर्स है हमारे लिए? कैरीज आउटवर्ड। अब से ये कैरीज आउटवर्ड क्या? आपने सर जिसको भी गुड सेल्स किया ना उसके लिए भी तो भाड़ा आपने दिया होगा, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरीज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गोस टू पीएनएल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे हम सर कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड। ठीक है? कैरीज आउटवर्ड का मतलब होता है जब आपने सेल्स किया उस समय आपने जो भाड़ा दिया था वो आता है कैरीज आउटवर्ड। तो 20,000 रुपीज सर कैरीज आउटवर्ड है आपका, ये पेमेंट आपको यहां पे लेना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट है कैरीज आउटवर्ड हमारा हो चुका है। अब हम सर बात करते हैं ड्रॉइंग की। किसकी बात करते हैं? अब हम सिंपल सी बात करते हैं सर ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या? ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जब एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस से कुछ पैसा पर्सनल यूज करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो सर पर्सनल यूज, अगर उसने कोई फ्रीज लिया या बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी या उसने अलाउंस एलआईसी पे करी या कुछ भी उसने उसका पर्सनल यूज किया, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं था। जब बिजनेस का खर्चा नहीं था तो पीएनएल में नहीं जाएगा। जब पीएनएल में नहीं जाता किसी को तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पेमेंट तो यहां से गया। जब पेमेंट जाता है तो किसी न किसी को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम उसके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट के। तो यहां पर ये हमारा उसका कैपिटल अकाउंट होगा, उसमें से हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग को माइनस कर। क्लियर? इस ड्रॉइंग को माइनस कर देंगे। कितना ड्रॉइंग है सर ये? 1,20,000। 1,20,000 रुपीज हम क्या करेंगे? माइनस कर। इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि यहां पर आपका उसका कैपिटल बी आएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल बी तो होगा। ओके ठीक है सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब सर आपने अपने ऑफिस यूज के लिए कुछ प्रिंट करवाए थे, उसको स्टेशनरी लाए थे, ये क्या है सर? ये आपका एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये आपके खर्चे हैं, तो खर्चे को कहां ले जाएंगे सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है? प्रिंटिंग स्टेशनरी का कितना अमाउंट है सर? आपको यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है 18,000 रुपीज। कितना है? 18,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18,000 रुपीज। ये आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होता है सर? डेबिट। चलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर हमारा एक्सपेंसेस हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000 रुपीज। ये भी आपका खर्चा है, क्योंकि सर आपने ऑफिस में बिल लाइट जलाई होगी, जो भी किया होगा, तो वो भी क्या है सर आपका। तो यहां पर हम लिखेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कितना है? 22,000। क्लियर होगा? ये आपके खर्चे हैं सर। जो खर्चे हैं उसको हम पीएनएल के अंदर ले जाएंगे। देन इंश्योरेंस क्लेम। सर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हम ये इंश्योरेंस प्रीमियम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम था, ये उसके पर्सनल नहीं था। तो जब बिजनेस का था तो बिजनेस के पीएनएल अकाउंट्स में जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं सर बिजनेस के पीएनएल अकाउंट में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है? तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना है सर? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपको यहां पे दिख रहा है 55,000।
यहाँ पे ये फिगर हमको यहाँ पे लिखना है सर 55,000, सिंपल 55,000। देन नेक्स्ट है सर जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या है सर? जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये आपके जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपका खर्चा है, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे सर? P&L के डेबिट साइड। 30,000 है, यहीं पे हम लिखेंगे नीचे ऑफिस एक्सपेंसेस। हाउ मच? 30,000 रुपीज। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? ठीक है सर, आगे कवर करते हैं। आगे है सर बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या है? बेड डेट्स आपका एक्सपेंस है, यानी कि किसी डेटर से मांग रहे थे, उस डेटर से हमको ये लग रहा है कि पैसे देगा या नहीं देगा, उसको बोलते हैं बेड डेट्स। तो बेड डेट्स हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे 20,000 रुपीज के बेड डेट्स है, तो हम 20,000 रुपीज हम एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बेड डेट्स में 20,000 रुपीज। क्लियर? चलिए सर, तो ये हमारा 20,000 रुपीज है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन ज्यादा है। ठीक है, चलो ओके। तो हमने यहां पर क्या कर दिया सर? बैंक चार्जेस को भी जनरल एक्सपेंसेस को लिख दिया, बेड डेट्स को भी लिख दिया। अब आता है सर बैंक चार्जेस। अब ये जो बैंक चार्जेस है ये भी आपके एक्सपेंस है, क्योंकि बैंक ने आपसे चेक की इशू के चार्जेस या कोई भी चार्जेस बैंक ने आपसे दिए, तो ये भी आपके चार्जेस है, तो ये भी आपके एक्सपेंसेस में आएंगे। तो हम लिखेंगे बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट है बैंक चार्जेस का? बैंक चार्जेस 16,000। यहां पे हम लिखेंगे सर 16,000 डेबिट साइड। नेक्स्ट है मोटर कार एक्सपेंसेस। तो ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे मोटर कार एक्सपेंसेस, यानी कि उसमें पेट्रोल डीजल जो भी भरवाया होगा उसका अमाउंट सर मे बी 32,000। हम देख लेते हैं एक बार, ये भी अमाउंट 36 है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 36,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सर 36,000, तो ये हमारा 36,000 हो गया। चलो, तो 36,000 रुपीज आपका यहाँ पे। अब अल्टीमेटली एक लास्ट मेजर आपके ट्रायल बैलेंस में बचा हुआ है, उसका नाम है सर कैपिटल। क्या नाम है उसका? कैपिटल। तो जो कैपिटल है वो आपके बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट के सबसे ऊपर टॉप लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर कैपिटल। कितना अमाउंट है? 16,20,000 रुपीज। एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, 16,20,000 रुपीज। ये आपका यहाँ पे आएगा सर 16,20,000। क्लियर? अब सर हमने जितने भी लेजर्स थे ना, उन सभी लेजर्स को हमने क्या कर दिया, जहां जहां पर ये शिफ्ट होने थे वहां पर हमने उनको शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं सर? क्लोज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्लोज करना है? सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स क्लोज करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब यहां पर इनका क्लोजिंग स्टॉक आपको यहां पर नहीं देगा, हम ये मान के चलते हैं अभी क्लोजिंग स्टॉक उनका 0 है, ऐसा मान के चलते हैं। बाकी उन्होंने एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, लेकिन हम एडजस्टमेंट अभी कवर नहीं कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं मानते, तो आप ये मान के चलिए कि सर यहाँ पे उनका जो भी होगा वो होगा सर 22,58,000। कितना? 22,58,000 क्या है आपका? चलिए 22,58,000 रुपीज आपका सेल्स। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इस तीन फिगरों को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहां से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हम लिखेंगे सर 6,20,000 प्लस 13,74,000 प्लस 12,000, 20,06,000 माइनस 22,58,000। ये कितना आ जाएगा सर? 2,52,000। अब एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा है, तो हम एक काम करते हैं कि हम कुछ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ले लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा सर? आपका लॉस होगा। अदरवाइज किस में चला जाएगा? ये लॉस में चला जाएगा। तो हम काम करते हैं कुछ अमाउंट एज ए स्टॉक के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं 5 लाख रुपीज का हम स्टॉक मान लेते हैं। कितना स्टॉक मान लेते हैं? 5 लाख रुपीज का हम स्टॉक मान लेते हैं।
तो यहां पर हम स्टॉक मान लेते हैं 1 मिनट। अपना ये लाइन हट गई तो हम इसको पहले लाइन इंटर कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना। हम ये मान के चलते हैं सर आपका कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे लिखते हैं। हम ये मान के चलते हैं सर 4 लाख रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 22,58,000 प्लस 4 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, टोटल कितना हो गया सर इधर 26,58,000। ओके, इसमें से हम माइनस करेंगे 6,20,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 13,74,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे 12,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 6,52,000। ध्यान से समझ, ये क्या आ गया 6,52,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहां से आता है, हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करते हैं, क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करते हैं, उसमें से डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करके माइनस कर लेते हैं। तो 26,58,000 में से हमने क्या कर दिया, ये वाले फिगर तीनों ऐड किए, ये फिगर तीनों और माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 26,58,000 ट्रेडिंग अकाउंट्स आपका इक्वल हो गया। अब ये जो 6,52,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका पीएनएल है, तो यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे 6,52,000। कितना है 6,52,000, 6,52,000। क्लियर है, चलो तो 6,52,000 हम यहां पे लिख लेते हैं 6,52,000। अब क्या करेंगे सर 6,52,000 प्लस 60,000 क्रेडिट अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहां पे हमें सम लिखना होगा, टोटल लिखना होगा, कितना हो जाएगा सर 6,52,000 प्लस 16,000, ये फिगर कितना आ जाएगा 6,68,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 6,68,000। यहां पर भी टोटल आपका होना चाहिए सर 6,68,000 टोटल होना चाहिए। जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अगर इस साइड बचता है, अगर इस साइड बचता है तो नेट लॉस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, यहां से यानी कि ये जितने भी एक्सपेंस है यहां से लेके यहां तक की जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। 1,10,000, 55,000 प्लस 27,000, 21,000, 24,000, 20,000, 18,000, 22,000, 55,000, 30,000, 20,000, 16,000 एंड 36,000। यह आ गया सर 4,54,000। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1,11,000, 55,000, 27,000, 21,000, 24,000, 20,000, 18,000, 22,000, 55,000, 30, 20, 16, 36। यह आ गया 4,54,000 माइनस। अब क्या करेंगे, ये जो फिगर है आपका 6,68,000 उसमें से हम ये फिगर माइनस है, तो माइनस 6,68,000। तो आपका कितना प्रॉफिट आया 2,14,000। ये 2,14,000 रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे सर, इस प्रॉफिट को हम ट्रेड कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे सर, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो यहां पर हम लिखेंगे सर नेट प्रॉफिट कितना है 2,14,000। तो हमारा सर पीएनएल ट्रेडिंग और पीएनएल क्लोज हो गए। ट्रेडिंग पीएनएल से आपको क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट को हमने कहां ट्रांसफर करा, पार्ट जो भी प्रोपराइटर है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, उसको हम ऐड करेंगे, कैपिटल में क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके, अब पहले हम यहाँ पर डेबिट साइड का जो बैलेंस है उसको हम क्लोज करते हैं। हमारी बैलेंस शीट अगर मैच हो जाती है इसका मतलब हमारा सब आंसर सही। चल तो 2,14,000, 1,60,000, 6 लाख और मोटर कार का अमाउंट है 2 लाख, ठीक है, प्लस 14,000 प्लस 26,000 प्लस 86,000। अब ध्यान से समझना,
अब यहां पर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ 4 लाख, ये भी हमको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी एसेट्स है, इसलिए उसको आपको डेबिट साइड में लिखना 4 लाख रुपीज। क्लियर? चलो, तो 8,60,000 प्लस 4 लाख रुपीज। एक बार रीचेक कर लेते हैं सर। 2,40,000, 1,60,000, 6 लाख, 2 लाख, 14,000, 26,000, 8 लाख, 8,60,000 और 4 लाख। ये आसान से 24,000, 24 लाख, 24,74,000। ओके, अब इधर देखेंगे हम। चलो, अब आपका कैपिटल को क्लोज करते हैं, तो 16,20,000, 16,20,000 आपका ओपनिंग था। 2,40,000 इस साल का आपका प्रॉफिट है, माइनस 1,20,000 आपने विड्रॉल किया हुआ, तो 17,14,000, 17,14,000 आपका नेट कैपिटल। क्या करेंगे सर? कैपिटल और नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसमें से ड्रॉइंग माइनस कर देंगे। तो ये जो फिगर है, ये फिगर आपका माइनस में है, तो इस फिगर को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आपका नेट कैपिटल आ जाएगा। तो 17,40,000, 3 लाख, 4,30,000 एंड 30,000, 24,74,000। देखो सर, आपका ये बैलेंस मिल गया 24,74,000। बैलेंस शीट मैच हो गई 24,74,000, 24,74,000। जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, इसका मतलब आपके बल्ले बल्ले। इसका मतलब आप ये मान के चलते हैं कि ये जो सम आपने किया, ये सम 101% एक्यूरेट है। तो आज के लेक्चर से हमने क्या किया कि सर एक ट्रायल बैलेंस से आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट्स को क्लोज करके उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना, पीएनएल के क्रेडिट साइड को टोटल करना, टोटल में से वो एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देंगे, आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट को आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कैपिटल को नेट कैपिटल में कन्वर्ट करता है, एसेट साइड पे सबको ऐड करना है और उसमें से फिर आपको क्रेडिट साइड पे ऐड करना है। तो आपकी क्या हो जाती है सर? बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर एडजस्टमेंट के साथ में, यानी कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि हम एक्चुअल कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए आपके कुछ एडजस्टमेंट होंगे, पेएबल होंगे, रिसीवेबल्स होंगे, प्रोविजंस हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना सर आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।